फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। हमारे इस चैनल पर हम सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए, टेक्निकल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इवन आप कहीं पर इंटरव्यू में जाते हो तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन चाहते हो सेफ्टी से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। हम रोज़ाना या एटलीस्ट वीकली 2 या 3 मरतबा हम लोग नई नई वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके लिए, आपके कलीग्स के लिए, इवन जो साइट पर लेबर्स काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो हमारे पसंद आए, हमारे पॉइंट्स आपको टॉपिक्स पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो आज इसी एक टॉपिक पर हम बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो ये है ग्राइंडिंग मशीन। जनरली दोस्तों, फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग मशीन साइट पर चाहे इंडस्ट्रियल हो या रियल एस्टेट हो, अक्सर जगह पर ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ होता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। बस वो इतना ही जानते हैं कि सिर्फ हेलमेट लगा लो, सेफ्टी बेल्ट पहन लो, हाथ में ग्लोव्स पहन लो, जैकेट लगा लो तो सेफ्टी हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ग्राइंडिंग मशीन के टेक्निकल नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो यूज़ करने वाला मेसन हो, कारीगर हो या सेफ्टी ऑफिसर्स हो। अगर उस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया या उसका प्रॉपरली इंस्पेक्शन नहीं किया गया या उसका टेक्निकल नॉलेज न हुआ तो ये मशीन आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दूं कि कोई भी पावर टूल्स हो, कोई भी इक्विपमेंट्स हो, उसका ये बॉडी जो है, ये बॉडी, उसको थोड़ा करीब करिए, ये बॉडी जो है वो हमेशा प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए। मतलब कहीं से ये टूटा हुआ नहीं चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ऊपर से, ये स्ट्रक्चर कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कहीं से स्ट्रक्चर टूटा हुआ है और अगर आपने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है यूज़ करने के समय, तो शॉर्ट सर्किट किसी रीज़न से अगर फॉल्ट होता है, कभी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये आपका हाथ वहीं पर चोट जाएगा और शायद आपकी वहीं पर डेथ हो सकती है। तो इसका इंसुलेशन, इसकी ग्रिप को सबसे पहले चेक कर लो। सेकंड पॉइंट, ये केबल जो है, केबल इसका पूरा चेक कर लो। केबल कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बीच में से सिंगल माइनर ड्रॉप या लीकेज केबल के अंदर नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ये जो स्लीव होती है, ये दिखाइए जरा करीब करके, ये केबल स्लीव होती है जहाँ से केबल को कनेक्ट किया गया है, उसकी केबल की प्रोटेक्शन के लिए स्लीव दी गई है, ये होनी चाहिए। ये नहीं होने की वजह से कई मरतबा ये प्रॉब्लम होता है कि केबल का जो कनेक्शन होता है वो लूज़ पड़ जाता है या केबल यहाँ से कट जाता है कनेक्शन के पास से। इसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ सकता है और फ्लक्चुएशन का डायरेक्ट इफेक्ट प्लेट पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा केबल की स्लीव चेक कर ली जाती है। तो ये एक नॉर्मल पॉइंट हुआ, एक बेसिक पॉइंट हुआ, जिसके बारे में हर सेफ्टी ऑफिसर्स को, सेफ्टी सुपरवाइजर्स को या जो कारीगरी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हर एक इसके बारे में पता होनी चाहिए। अनदर वन पॉइंट फ्रेंड्स, इसके ऊपर गार्ड होना चाहिए। अभी तो ये कटिंग पर्पज़ के लिए जो प्लेट लगाई है स्टील की प्लेट है, लेकिन जो हम कटिंग पर्पज़ के लिए दूसरी हम प्लेट यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सलिया कटिंग करते हैं या कोई भी कटिंग काम करते हैं, तो अदर प्लेट आती है, फाइबर प्लेट आती है वो। तो अगर वो प्लेट हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक गार्ड होता है। वो गार्ड वो हमारे सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है कि अगर इनकेस किसी रीज़न से बाय मिस्टेक प्लेट बाहर निकल जाती है तो उस गार्ड की वजह से वो प्लेट हमारी बॉडी पर डायरेक्ट नहीं आएगी और हमारी सेफ्टी हो जाएगी। उस पर्पज़ से गार्ड होता है। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आप गार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली या प्रैक्टिकली आप मैं बात आपको समझा दूँ कि साइट पर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आप गार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सलिया कटिंग करना है या आपको रेंडरिंग वर्क करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रेंडरिंग वर्क में अगर आपका गार्ड होगा तो आप प्रॉपरली रेंडरिंग नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या प्रोटेक्शन लेना है, प्रिवेंशन मेजर क्या होगा आपके लिए? तो बेसिकली ऐसी कंडीशन के अंदर आपके हाथ में जीन्स के मोजे होने चाहिए या लेदर के मोजे होने चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए प्रॉपर। सेकंड थिंग, आपके पास जीन्स के एप्रॉन पहना हुआ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट फेस शील्ड पहना हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर इनकेस किसी रीज़न से प्लेट फट के ना बॉडी पर आती है तो आपकी बॉडी की सेफ्टी हो जाएगी।
अगर हम गार्ड यूज़ नहीं करते उस कंडीशन के अंदर भी, गार्ड हो या ना हो, जब भी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करें, ये 3 बेसिक पीपी होने चाहिए। आपका फेस शील्ड होना चाहिए, और उसके अंदर भी अगर मैं आगे आपको एड ऑन करूँगा कि अगर फेस शील्ड के अंदर चश्मे पहनते हो, गूगल्स पहनते हो, तो आपकी आई का डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो फेस शील्ड के साथ में आप फेस शील्ड के साथ में आप गूगल्स भी ऐड कर लो, उसके साथ में लेदर हैंड ग्लोव्स लगा लो, और साथ में जीन्स का एप्रॉन लगा लो, और सेफ्टी शूज़ लगा दो। अगर ये 4 बेसिक आप पीपीज यूज़ करते हो, तो मैं कहूँगा कि 75% टू 85% आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन हो जाएगी। सबसे मेन टेक्निकल पॉइंट आपको फ्रेंड बताऊँ, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और बहुत कम लोगों को, चाहे वो इंजीनियर हो या सेफ्टी ऑफिसर्स हो या कारीगर हो, जो सालों से इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। और वो क्या है, आइए बताऊँ आपको मैं। आरपीएम, जो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 13,000 आरपीएम में थोड़ा सा घिसने की वजह से या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पुराना हो जाने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। आरपीएम जो हर प्लेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, और हर मशीन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में इतना रोटेशन होगा इस प्लेट का, जो यहाँ पर इसमें अटैच की है। यहाँ पर लिखा है इसका आरपीएम 13,000, मतलब 1 मिनट में 13,000 रोटेशन फिर होता है ये। ऐसी इस तरह से आप ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए, रेंडरिंग पर्पज़ के लिए जब अदर फाइबर की प्लेट यूज़ करते हो, तो उस पर भी आरपीएम लिखा हुआ रहता है। कुछ प्लेट का आरपीएम 8,000 होता है, कुछ प्लेट का आरपीएम 11,000 होता है, किसी का 15,000 होता है। ठीक है, आपको देखना क्या है, आपको मैच करना है इस मशीन का आरपीएम और प्लेट का आरपीएम, ये दोनों को मैच करना है। यानी मशीन का आरपीएम और प्लेट का आरपीएम या तो इक्वल होना चाहिए, या जो प्लेट इसके अंदर लगाई गई है इसका आरपीएम मशीन के आरपीएम से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हर कोई नहीं समझता, और हर किसी को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये नॉलेज मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने कलीग के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर के साथ, और आपके जो ग्रुप है सेफ्टी के बंदे, उनके साथ शेयर करें। अगर आप कारीगर भी हैं तो उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। जनरली होता ही है, ये काम करने की उतावल ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने का होता है, तो फटाफट प्लेट लगा दी और जाकर मशीन यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन प्लेट का आरपीएम और मशीन का आरपीएम मैच नहीं किया। तो होता ही है कि जब स्टार्ट करते हैं तो कितना ही अच्छा फिटिंग हो, प्लेट फट कर बाहर आती है और बॉडी पर आती है। तो कभी कभी आपने केसेस सुने होंगे कि पेट पर प्लेट आ गई और अंदर के इंस्टेंट टाइम फट गए और आदमी की वहीं पर डेथ हो गई, या प्लेट फट के मुंह पर आ गई और फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि उसको जो है लोगों के सामने ऐसा फेस लेकर फिरने भी शर्म आ रही है। या प्लेट जो है घुटने पर आ गई और घुटने की हड्डी को बहुत ज़्यादा काट दिया। ये सारे केसेस बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज़ में सुनने को मिलेंगे, और उसका रीज़न ये होता है कि उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होता। सेकंड थिंग, ये आरपीएम के बारे में नॉलेज नहीं होता कि आरपीएम क्या चीज़ होती है। तो बता दूं फ्रेंड्स आपको, मैंने जैसे बताया कि आरपीएम, प्लेट का आरपीएम और मशीन का आरपीएम दोनों सेम होना चाहिए, या प्लेट का आरपीएम मशीन के आरपीएम से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो प्लेट का आरपीएम 8,000 है, 8,000 रोटेशन पर मिनट है, और मशीन का आरपीएम 11,000 रोटेशन पर मिनट है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट 8,000 रोटेशन पर मिनट घूम सकती है, जबकि उसके ऊपर जिस प्लेट में, जिस मशीन में उसको लगाया गया है, उसकी एक कैपेसिटी 11,000 है, और प्लेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्लेट फट के ना बाहर आ जाएगी, और वो किसी को भी, चाहे वो यूज़ करने वाला जो कारीगर है उसके ऊपर भी आ सकती है, या आसपास में जो वर्कर खड़े हैं उसके पास भी फट के जा सकती है। इस वजह से फ्रेंड, प्लेट का आरपीएम मशीन के आरपीएम से मैच होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा दूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल, आप बाइक चला रहे हो, आपको अगर ये कहा जाए कि ये जो सर्कल है, जो रोड पर सर्कल होता है, आपको सेफ्टी के साथ सर्कल पर घूमना है, और आपको बता दिया कि 20 की स्पीड में घूमना है, तो शायद आप 20 की स्पीड में सर्कल को अच्छी तरीके से घूम पाओगे। लेकिन वही सर्कल को आपको कहा जाए कि 50 की स्पीड में आपको घूमना है, तो आप फेंका जाओगे दूर। वजह क्या कि इतनी कैपेसिटी आपकी बाइक में नहीं है कि जो 50 की स्पीड में
सेफ्टी के साथ उस सर्कल के साथ उस सर्कल के सराउंडिंग में रोटेशन कर सके। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि अगर प्लेट की कैपेसिटी कम है और उसको ज़्यादा कैपेसिटी वाले मशीन के साथ अटैच कर दिया तो इस कंडीशन के अंदर प्लेट फट के बाहर आ सकती है और फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेशन बेसिक टेक्निकल थी जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि हर महीने में एक मरतबा इसको चेक करें, इसका इंस्पेक्शन करें। और ये टैग देख सकते हो यहाँ पर, इसमें डेट भी लिखी हुई है और सेफ्टी ऑफिसर की साइन भी है। मतलब हर महीने इसका इंस्पेक्शन रेगुलरली होना चाहिए कि कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज मशीन आपने यूज़ कर लिया और अगर किसी कारीगर के साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो गया तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सेफ्टी ऑफिसर होगा। तो ये एक बेसिक नॉलेज था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तब लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें कि आपको क्या पॉइंट पसंद आया या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो रह गया बताने के लिए, तो हम उसको अगली वीडियो के अंदर हमको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक यू।